अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की। इसकी बात करने से पहले मैं एक नॉर्मल प्रोस्टेट की वो बता देता हूँ, थोड़ी सी जनरल ओवरव्यू, जनरल एनाटॉमी जो कि हमको पता होनी चाहिए कि जो प्रोस्टेट होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर, क्या कहते हैं, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स: पेरिफेरल, सेंट्रल, ट्रांजिशन एंड पेरीयूरेथ्रल जोन। जिसमें से हम अभी देखेंगे कि जो बीपीएच होता है उसमें ट्रांजिशन जोन मेन होता है, जिसकी वजह से जहाँ से मेन हाइपरप्लेजिया अराइज करता है। और जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कार्सिनोमा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होता है वो पेरिफेरल जोन होता है, जहाँ से यूजली कार्सिनोमा ओरिजिनेट करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोस्टेट होता है इट इज़, क्या कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। अब जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो लाइनिंग है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कार्सिनोमा में देखेंगे कि वो जो बेसिकली जो उसकी लाइनिंग होती है वो डबल लेयर के बजाय सिंगल लेयर बन जाती है। बेसिकली जो नॉर्मल प्रोस्टेट का टिश्यू होता है उसकी जो ग्लैंड्स की जो लाइनिंग होती है, दो लेयर्स होती हैं सेल्स की। एक बेजल लेयर होती है जिसके अंदर हमारे पास क्यूबॉइड बेजल सेल्स मिलते हैं वे, और एक हमारे पास, क्या कहते हैं, बेजल लेयर के ऊपर ही एक कॉलमनार लेयर होती है जो कि, क्या कहते हैं, सिक्रीटरी सेल्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कॉलमनार लेयर होती है इट इज़ ऑफन, क्या कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल पेपिलरी इनफोल्डिंग्स। ये नॉर्मल प्रोस्टेट के बेसिकली वो थी एनाटमी, एक थोड़ी सी एनाटमी मैंने बतानी थी। और जो प्रोस्टेट का नॉर्मल जो वेट होता है इट इज़ अराउंड 20 ग्राम्स। अब हम बात करते हैं बीपीएच की। जो बीपीएच इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोडुलर हाइपरप्लेजिया एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, कॉमन डिजीज विच अकर्स इन मैन ओल्डर देन एज 50। मतलब कि दोज मेल्स हु आर अबव 50 ईयर्स ओल्ड, उनमें, क्या कहते हैं, यूजली बीपीएच होता है। एंड इसका याद रखने के जो बीपीएच है इट इज़ अ नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन। ठीक है, नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन होती है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये है कि इतनी कॉमन है कि इसको आजकल हम नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग कहते हैं। कि यूजली ये देखा गया कि जो मेल्स 80 की एज तक पहुंच चुके होते हैं उनमें से अराउंड 90% ऑफ मेल्स को ये प्रोस्टेट की बीपीएच कंडीशन हो चुकी होती है। तो इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। अब इसका बेसिकली पैथोजेनेसिस इसकी क्या इसकी ये देखी गई है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये वाला फ्लो चार्ट अच्छे से याद कर लेना है, ये दो फ्लो चार्ट अच्छे से याद कर लेने के। जो डाईहाइड्रोटेस्टेरोन होता है क्या है, प्रोस्टेट के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रोस्टेट में ग्लैंड्स थे और, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा था। अब जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेस टाइप टू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो टाइप 1 5 अल्फा रिडक्टेस होते हैं वो डिफरेंट एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक लोकेशंस पे होते हैं, लाइक और लिवर और स्किन। वहाँ पे भी इस एंजाइम का वही फंक्शन होता है जो प्रोस्टेट में फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है इस एंजाइम का, बेसिकली ये कराता है क्या, ये टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फिर स्ट्रोमल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स, दोनों सेल्स के अंदर जो एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे जाके बाइंड करता है एंड अपना फिर आगे फंक्शन जो अभी मैं बताऊंगा वो परफॉर्म करता है। कि यूजली होता क्या है कि ये देखा गया है कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, डीएसटी जो बेसिकली है, इट हैज़ अ हायर एफिनिटी देन टेस्टोस्टेरोन इन बाइंडिंग टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स। की जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है इट इज़ मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन, इट हैज़ हायर एफिनिटी टू द एंड्रोजन रिसेप्टर्स। एज ए रिजल्ट होता कि ये जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे सही से दिखाई भी नहीं है, ग्रीन ग्रीन, यूजली ये होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जब इससे कन्वर्ट हो गया स्ट्रोमल सेल के अंदर, याद रखना कि एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट नहीं होता, स्ट्रोमल सेल में कन्वर्ट होता है। जब स्ट्रोमल सेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में थ्रू दिस एंजाइम, तो होता क्या, डाईहाइड्रोटेस्टेरोन इन बोथ ऑफ दीज सेल्स इट बाइंड्स टू द एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड इट स्टिमुलेट्स द एंड्रोजन रिसेप्टर टू ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस। मतलब कि वो न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं एंड एज ए रिजल्ट it basically stimulates these androgen receptors to activate the transcription of androgen dependent genes which encode several growth factors and their receptors। कि इवेंचुअली हो क्या रहा है, जब टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट हो गया, डीएसटी ने एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड किया साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म से एंड्रोजन रिसेप्टर फिर मूव हुआ न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाके इसने क्या किया, बेसिकली वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि डिफरेंट तरह के ग्रोथ फैक्टर्स को इनकोड करते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेशन करा दी, और उन ग्रोथ फैक्टर्स की जो स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करेगा उनके रिसेप्टर्स की भी इसने, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करा दी। जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ फैक्टर्स की प्रोडक्शन करा रहे हैं एंड ऑल्सो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की ये प्रोडक्शन करा रहा होता है। अब इसमें कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, लाइक योर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, योर प्लेटेड ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, योर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, योर केराटिनोसाइट ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं इनमें से। और इनका नॉर्मल प्रोस्टेट में क्या और होता है कि जो ये वाले ग्रोथ फैक्टर्स हैं, केराटिनोसाइट लाइक, एपिडर्मल और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ये बेसिकली एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन करा रहे होते हैं। वेरएस जो टीजीएफ बीटा होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का ये काम है कि इट इज़ अ बेसिकली माइटोजन फॉर फाइब्रोब्लास्ट एंड मेसेंकाइमल सेल्स, दस इट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड मेसेंकाइमल सेल्स एंड इट इज इनहिबिटिंग द एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन।
तो इवेंचुअली क्या करा रहा है, इनहिबिटिंग द एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन, यानी एपिथेलियल सेल की डेथ करा रहा होता है। तो ये बैलेंस मेंटेन रहता है नॉर्मल प्रोस्टेट में। अब बीपीएच की कंडीशन में क्या होता है, बीपीएच की कंडीशन में बैलेंस बेसिकली इस साइड पे ज़्यादा टिप हो जाता है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी कि बैलेंस दिखाया हुआ है कि अब ये लेवर जो यहाँ को टिप कर गया कि इन फैक्टर्स की ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाती है, इस फैक्टर की कम प्रोडक्शन होती है, एज ए रिजल्ट एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है। एंड ऑल्सो जो है कि उन्होंने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया हुआ वो ये है कि एस्ट्रोजन की ये देखा गया है कि एस्ट्रोजन बेसिकली इसमें बीपीएच में थोड़ा सा इसका रोल दिखा है। इवन तो एस्ट्रोजन इज़ प्राइमरीली अ फीमेल सेक्स हार्मोन, लेकिन कुछ एस्ट्रोजन क्या कहते हैं मेल्स के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एस्ट्रोजन का भी एज अ एक तरफ से कह लें सेकेंडरी इफेक्ट होता है कि ये भी एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन को ज़्यादा बढ़ा देता है और जो एपिथेलियल सेल देता है उसको फर्दर इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बीपीएच हो जाता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या देखी गई है, मैंने शुरू में कहा था कि जो प्रोस्टेट होता है उसका नॉर्मल वेट होता है 20 ग्राम, बीपीएच में इट इज़ इंक्रीज 3 to 5 फोल्ड, यानी 60 to 100 ग्राम्स के दरमियान प्रोस्टेट का साइज़ हो जाता है। कहाँ से अराइज करती है, ट्रांजिशन जोन से अराइज करती है और उसी को ज़्यादातर अफेक्ट करती है। एंड ग्रॉसली क्या करती है, जो यूरिथ्रा होता है इसको एक स्लिट लाइक ऑरिफिस बना देती है, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा था जो कि यूजली सर्कल होगा नॉर्मल प्रोस्टेट में, अब यहाँ पे वो एक बिल्कुल स्लिट लाइक ऑरिफिस बन गया। और क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, हमको हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स मिलते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ नोड्यूल्स उनकी ग्रॉस फीचर्स हैं वो डिफर कर सकते हैं। अगर तो जो नोड्यूल्स हैं दे आर कंटेनिंग ग्लैंड्स, देन हमको वो नोड्यूल्स किस तरह नजर आएंगे, येलो पिंक, and they would be soft in texture and they would be exuding a milky white prostatic fluid, whereas अगर तो these nodules they are containing a fibromuscular stroma तो they will be pale grey and they would be firm in texture। तो ये जो चीज़ें याद रखनी थी। और माइक्रोस्कोपिकली हमको क्या मिलेगा, माइक्रोस्कोपिकली जो मैंने नॉर्मल प्रोस्टेट की वो बताई थी पेज हिस्टोलॉजी, वही हिस्टोलॉजी हमको यहाँ पे मिलेगी कि क्या कहते हैं देयर वुड बी जो ग्लैंड्स होंगे दे वुड बी लाइन बाय 2 लेयर्स ऑफ सेल, इनर कॉलमनार एंड इनर जो होगी वो कॉलमनार सेक्रेटरी होगी, वेयर जो आउटर लेयर होगी वो क्यूबॉइडल होगी। और हमको कॉलमनार की इनफोल्डिंग्स नजर आ रही होंगी जो कि एक पेपिलरी आर्किटेक्चर दे रहे होंगे। हमको क्या मिलेगा, जो इंडिविजुअल नोड्यूल्स मिलेंगे दे वुड बी कंटेनिंग स्मॉल टू लार्ज सिस्टिकली डायलेटेड ग्लैंड्स विच आर सेपरेटेड बाय ब्लैंड स्पिंडल शेप्ड क्या कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स। इसमें बेसिकली एक चीज़ हमको मिल रही होती है जिसको उन्होंने यहाँ जिक्र नहीं किया हुआ, हमको फाइब्रोमायोएपिथेलियल हाइपरप्लेजिया मिल रहा होता है। व्हाट इज फाइब्रोमायोएपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, कि इसमें बेसिकली स्टोमा भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी क्राउडेड डिस्टेंडेड इरेगुलर ब्रांचिंग इनफोल्डिंग्स हमको क्या कहते हैं मिल रही होती हैं। इस तरह का पैटर्न मिल रहा होता है जो कि उन्होंने यहाँ पे इन 2 स्टेजेस पे दिखाया हुआ भी है। तो इसमें अगर ये चीज़ें नहीं याद आ रही हैं तो एक चीज़ जो लिखनी नहीं है इसकी मॉर्फोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग में वो ये है कि इसमें हमको फाइब्रोमायोएपिथेलियल हाइपरप्लेजिया मिलता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है और एक ही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो क्यों रही होती है, एक तो यही कि प्रोस्टेट इनलार्ज कर चुका होता है, दूसरा जो उसके स्टोमा के स्मूथ मसल्स होते हैं वो उसको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू ब्लैडर हाइपरट्रॉफी एंड ऑल्सो डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। होता क्या है, अब जो यूरिन है वो नॉर्मली एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। अब जब यूरिन सही से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो कुछ यूरिन ऑब्वियसली ब्लैडर के अंदर वो रहेगा, बचा रहेगा। अब वो जो रेजिडुअल यूरिन होता है इट बिकम्स अ रेजर्वोयर फॉर क्या कहते हैं या इट बिकम्स अ सोर्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड दीज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन लीड टू फर्दर कि वो वहाँ से अप द ट्रैक जा सकते हैं, इवन ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और होल किडनी को भी वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेन क्या कहते हैं क्या सिम्टम आ रही होती है जिसकी वजह से पेशेंट जल्दी प्रेजेंट कर देता है कि मेन सिम्टम यही आ रहा होता है कि देयर इज़ increased urinary frequency, there is nocturia, difficulty in starting and stopping the stream of urine, overflow dribbling and dysuria हो रहा होता है इसमें। अब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, ये देखा गया कि जो सिम्टोमेटिक बीपीएच होता है इट कुड आइदर बी ट्रीटेड बाय अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। जो अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टेम्सुलोसिन की, वो क्या कराते हैं, दे डिक्रीज द प्रोस्टेट स्मूथ मसल टोन वाया इनहिबिशन ऑफ अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, वेयरएज जो हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो फिजिकली प्रोस्टेट को श्रिंक कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। पिछले ज़माने में एक और जो हम क्या कहते हैं यूज़ करते थे इन्वेसिव प्रोसीजर, हम ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन कराते थे प्रोस्टेट की, जो कि आजकल इतनी नहीं होती आजकल। और हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, हम हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड के थ्रू, लेज़र थेरेपी, हाइपरथर्मिया, ट्रांस यूरिथ्रल इलेक्ट्रोवेपराइजेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इनमें से अगर कोई एक भी मेथड याद हो गया तो ठीक है, क्या कहते हैं इट इज़ मोर देन इनफ। बेसिकली जो ये 2 ड्रग्स हैं इनके नाम हमको पता होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू बीपीएच। आई होप ये ईजीली समझ में आ गया हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका एडिनोकार्सिनोमा। थैंक यू।